Hello students, myself Rajesh Kumar Singh, MTech from IIT Delhi. I have teaching experience of nearly 25 years. मैंने कुछ खास सोचा है स्टूडेंट्स के लिए. फर्स्ट टाइम मैं वीडियो बनाना चाहता था बच्चों की हेल्प करने के लिए. पर्पस है बच्चों की हेल्प. मेरे लिए जेई मेन के पहले बच्चे बहुत परेशान होते हैं. रीज़न क्या होता है कि उनको इतना सारा सिलेबस पूरा का पूरा तैयार करना होता है और बहुत टेंशन में आ जाते हैं. रीज़न कि इतने सारे, हर कोई कहता है कि सारे टाइप के क्वेश्चन करो, सारे PYQs करो, एडवांस करो, बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारा मटेरियल है इस समय. तो वो सारे क्वेश्चन करने के लिए बच्चों को कहा जाता है. ये प्रैक्टिकली उनके लिए पॉसिबल नहीं है. तो मैंने क्वेश्चन सोचा कि मेनली क्या किया जाए कि बच्चों को थोड़े से क्वेश्चन सेलेक्ट करके दिए जाए. जैसे सबरी ने राम को बेल सेलेक्ट करके दिए थे, वैसे ही मैंने सोचा कि कुछ क्वेश्चन बच्चों को सेलेक्ट करके दिए जाए जो जेई में आने की जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है. क्योंकि मेरा बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, इसलिए क्वेश्चन देखते ही मान हमें आइडिया हो जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चन जेई मेन में नियर फ्यूचर में पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे. इट इज ड्यू टू एक्सपीरियंस. अदरवाइज नॉर्मली ये लोग क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकते हैं बट ये नहीं बता सकते, पेपर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन इस बार आने की प्रोबेबिलिटी हाई है. तो ये मेनली हमारा मकसद है. तो इसलिए हमने सोचा कि बच्चों को हम 25-30 क्वेश्चन अराउंड हर चैप्टर में सेलेक्ट करें और उनको थोड़ा सा चैप्टर की ब्रीफिंग भी दें और इसके बाद उनको ये 25-30 क्वेश्चन सॉल्व कराएं, उनको कुछ होमवर्क दें सो दैट ये बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में थोड़े से एफर्ट में वो जेईई मेन की प्रिपरेशन कर सके. ये अपना मेन पर्पस है. तो इस पर्पस के तहत हम ये स्टार्ट कर रहे हैं और ये सारे के सारे चैप्टर्स हम आपको वीडियो बना के अपलोड करते रहेंगे. तो आई थिंक आप लोग इसको बहुत एग्जैक्ट पाओगे. आपके पर्पस को सर्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट होगा. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन. यूनिट एंड डायमेंशन डेफिनेटली बहुत छोटा सा चैप्टर है लेकिन कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. लास्ट ईयर 25 में भी आप देख सकते हो कि लगभग हर सेशन में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन भी जेईई मेन में पूछे गए. तो देयरफॉर ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजीली, मुश्किल से आप आधा से 1 घंटे भी एफर्ट करके या थोड़े बहुत, जिसमें डिपेंड करता है कि आपके बेसिक्स कितने क्लियर हैं, मींस हार्डली 1-2 घंटे के अंदर आप एक क्वेश्चन सिक्योर कर सकते हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ठीक है. तो देखिए सबसे पहले सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो कॉन्सेप्ट है सिग्निफिकेंट फिगर. सिग्निफिकेंट फिगर. तो देखिए पहली बात तो ये कि सिग्निफिकेंट जो फिगर है ये आपको जानना चाहिए केवल ऑब्जर्व वैल्यू के लिए यूज होता है. मतलब जो ऑब्जर्वेशन करते हैं, जैसे लेंथ मेजर कर रहे हैं, वेट मेजर कर रहे हैं, हाइट मेजर कर रहे हैं, मास मेजर कर रहे हैं, करंट मेजर कर रहे हैं, मींस फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम मेजर करते हैं तो उनके लिए सिग्निफिकेंट फिगर वैलिड है, उनके लिए सिग्निफिकेंट फिगर का डिस्कशन वैलिड है. अदरवाइज किसी भी नंबर में अगर हम कह देते हैं कि 5 एक नंबर है तो 5 में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है. इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्यों? क्योंकि ये सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि इसमें सारी कंफर्म डिजिट और 1 डाउटफुल डिजिट रखी जाती है. तो 5 में किसी भी प्लेस पे डाउट नहीं है. 5 के आगे आप चाहे इनफाइनाइट 0 रख दें, ये सारे कंफर्म है. तो देयरफॉर सिग्निफिकेंट फिगर रियली है क्या? ऑल कंफर्म डिजिट and 1 doubtful digit. अब क्वेश्चन ये है, अब देखिए ये बहुत रिजिड रूल है कि ऑल कंफर्म डिजिट, सारी कंफर्म डिजिट में और साथ में एक
तो आप ध्यान रखिएगा कि वैसे अगर कोई हिंट कर दे कि ये ऑब्जर्वेशनल वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट नंबर है, एनी एग्जैक्ट नंबर, तो उस केस में इट हैव इन्फिनिट सिग्निफिकेंस। बट इफ इट इज ऑब्जर्वेशनल वैल्यू देन डेफिनेटली देयर इज क्वेश्चन फॉर सिग्निफिकेंट हियर। तो अधिकतर आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑब्जर्वेशनल वैल्यूज होते हैं। जब तक वो कहे ना कि ये एक नंबर है तब तक उसमें इन्फिनिट सिग्निफिकेंट डिजिट आप मत समझिएगा। अदरवाइज तो किसी भी नंबर में इन्फिनिट सिग्निफिकेंट डिजिट्स होती है। अब देखिए मान लीजिए, अब इसके रूल्स देखिए, शॉर्ट में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि भाई ये 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। अब ये सारे सिग्निफिकेंट हमेशा होते हैं, 1 to 9 हमेशा सिग्निफिकेंट डिजिट होती है। बस 0 पे डाउट होता है कि 0 सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब देखिए यहाँ पे ये रूल है कि अगर कोई नंबर है इस तरह से 500, 5450, तो कहा जाता है ये जो ट्रेलिंग जीरोस है, ट्रेलिंग जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट। अगर इस तरह का नंबर हो जिसमें डेसिमल प्लेस नहीं है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, डेसिमल प्लेस नहीं है, तो इसमें ट्रेलिंग जीरो, अगर मान लीजिए मैं कह दिया 2000, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट केवल 2 है। मींस वही रीजन आप समझिए, 2000 मीटर जब आप लिखते हो, अब ये भी समझ लीजिए कि अगर आपने लिखा 2000 मीटर तो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि ये वैल्यू 1000 मीटर से ज्यादा है और 3000 मीटर से कम है। इसलिए ये इवन ये प्लेस भी डाउटफुल है, इट हैव ओनली वन सिग्निफिकेंट डिजिट, तो इसमें केवल एक सिग्निफिकेंट डिजिट है। अच्छा, इसी तरह अगर मान लीजिए, अच्छा ये भी एक रूल होता है कि जितने भी जीरोस सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में आते हैं वो अपने आप सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 505050, ये मान लीजिए, ऑब्वियसली ये सारी ऑब्जर्वेशनल वैल्यू है, जब तक हम नंबर ना कहें तो हमें ऑब्जर्वेशनल वैल्यू मान के चलना है। तो बताइए, देखिए यहाँ पे क्या है, ये तो दोनों सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन 1 2 3 4 5 इसमें 5 सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो कहने का मतलब ये है जो ट्रेलिंग जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, लेकिन जो जीरोस सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में आते हैं वो अपने आप सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। तो ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, बट ऑल जीरोस which lies between significant digits are always significant। जैसे आपने कह दिया कि 1001, ऑब्वियसली इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट डिजिट। अच्छा, आगे अगर मान लीजिए नंबर डेसिमल प्लेस के साथ है, तो डेसिमल प्लेस के साथ है मान लीजिए 5.05 मीटर और हमने कह दिया 5.00 मीटर, तो ऑब्वियसली इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। इसमें डेसिमल के बाद जितने भी ट्रेलिंग जीरो होंगे सब सिग्निफिकेंट होंगे, बट एक बात ध्यान रखिएगा, ये नंबर 1 से कम नहीं होना चाहिए। अगर ये हमने कह दिया कि 0.00500, इस केस में ये तीनों तो सिग्निफिकेंट होंगे लेकिन ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो अगर नंबर 1 से ज्यादा है, 1 से बड़ा है और डेसिमल प्लेसेस के साथ है, तो जितने भी ट्रेलिंग जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। अगर नंबर 1 से कम है, उस केस में डेसिमल के इमीडिएटली बाद के जो जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, बट ये जो ट्रेलिंग जीरोस है ये सिग्निफिकेंट होंगे। तो अगर और भी हम एग्जांपल लें कि अगर मान लीजिए कह दिया हमारी 0.05050 ऐसे, तो इसमें देखिए ये वाला ये सिग्निफिकेंट नहीं है, बट ये सारे सिग्निफिकेंट हैं। इसका मतलब इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी है, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गई। तो ये रहा आपका सिग्निफिकेंट डिजिट्स, जिसमें फिर से हम इसको रिवाइज कर दे रहे हैं। जितने भी नंबर 1 से बड़े होते हैं लेकिन डेसिमल प्लेस के साथ नहीं होते, उसमें ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते, लेकिन जितने भी जीरोस सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में आएंगे वो अपने आप सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। अगर नंबर 1 से बड़ा है विद डेसिमल प्लेसेस, तो ये जो ट्रेलिंग जीरो होंगे ये सिग्निफिकेंट होंगे, लेकिन अगर नंबर 1 से कम है तो डेसिमल के इमीडिएटली बाद जो आने वाले जीरोस होंगे
पे हम लोग इस क्वेश्चन अभी करेंगे, जेईई मेन के जो क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अभी ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स का हमने कॉन्सेप्ट देखा, फिर अब हम देखते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो देखो भाई एडिशन में बहुत सिंपल है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एक ही रूल होता है भाई। आपको जेईई में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए क्वेश्चन नहीं दे रहा है, ध्यान से सब हमेशा ध्यान रखिएगा। वो कहेगा ये तीन केजी में दे देगा कि इतने इतने केजी है या इतनी स्पीड है, इन स्पीड्स को ऐड करो। तो इसलिए आपको एडिशन थोड़ी चेक कर रहा है, वो देख रहा है कि आप सिग्निफिकेंट फिगर्स का केयर करते हुए आंसर देते हैं या नहीं, सीधी सी बात। तो देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एक ही रूल होता है, अप टू मिनिमम डेसिमल प्लेस। अप टू मिनिमम डेसिमल प्लेस दिस मींस अगर आपको हमने कहा कि 7.65 मीटर एंड 1.238 मीटर, ये हम ऐड कर रहे हैं, ऐड करोगे तो ये 8 आ जाएगा, 5 + 3 दैट इज 8, 6 + 2 दैट इज 8, इट इज 8.88 मीटर। अब ठीक है, अब आप क्या आंसर करना चाहोगे? इसके पास डेसिमल के 2 प्लेस हैं, तो यहाँ पे 3 प्लेस तक आंसर नहीं करना है, इसका आंसर सिंपली हो जाएगा 8.89 मीटर। मींस अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर करना है। इसमें किसी भी क्वेश्चन इस तरह के जब आए तो उनको किसी को ऐड करने की कोशिश मत करिए, सिंपली ये देखिए कि जितने भी नंबर्स इन्वॉल्व हैं उसमें डेसिमल का मिनिमम प्लेस किसके पास है। तो जैसे मान लो हमने कहा ये 15 है और ये 7.8 है, ये 4.328 है, इनको ऐड करना है। तो जो भी आंसर हो उसमें ये देखिए कि यहाँ पे तो कोई डेसिमल का प्लेस ही नहीं है, तो विदाउट डेसिमल प्लेस आंसर करिए। बस केवल इतना देखिए, सारे ऑप्शंस देखिए, ऐड करने में टाइम वेस्ट मत करिए। तो यही बात एडिशन के लिए, यही बात सब्ट्रैक्शन के लिए। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का एक सिंपल रूल होता है कि जितने भी नंबर्स इन्वॉल्व हैं उसमें जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है उतने में आंसर करिए। मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सपोज आपको मल्टीप्लाई करना है, सपोज मैंने कहता हूं 2 × 525, 2 × 525 अपॉन, सपोज हम कहते हैं 5, सपोज हाँ 5 भी ले लेते, तो ये कितना होगा 2 × इट इज 105, इट विल कम आउट 210। बट आपको जो आंसर करना है इसके पास भी एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट, इसके पास भी एक, जबकि इसके पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो आपको आंसर केवल एक सिग्निफिकेंट डिजिट में करना है। आंसर इज व्हाट 200 इज आंसर। तो वही सीधी सी बात है, एडिशन में अप टू मिनिमम डेसिमल प्लेस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सेम रूल है, और मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में जितने भी इन्वॉल्व नंबर्स हैं उसमें जिस नंबर के पास सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट हो उसी वही डिसाइड करेगा कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स में आंसर करना है। और इसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करने में कतई टाइम वेस्ट मत करिए, केवल देखिएगा आंसर में कौन सिग्निफिकेंट डिजिट्स का रूल फॉलो कर रहा है। तो ये आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात हो गई। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है एरर के बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो पहली बात, एरर का एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, एरर कैन नॉट बी कैंसिल्ड, cannot be cancelled in any operation। किसी ऑपरेशन में, किसी भी ऑपरेशन में एरर जो है कैंसिल आउट नहीं होगी, ये आप ध्यान रखिएगा। एक बार एरर आ गई किसी और एरर के साथ, चाहे वो पॉजिटिव और नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है, सिंपली अगर एरर कहते हैं, एरर देखिए पॉजिटिव एरर भी होती है, नेगेटिव एरर भी होती है, दोनों एरर होती है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में एरर दे रहा है
साइड क्या आगे नॉर्मली एक ही टाइप का क्वेश्चन देखा गया है जो सबसे ज्यादा आता है। अगर z है कि x रेज फॉर a y रेज फॉर b अपॉन w रेज फॉर c, इसका सिंपली मतलब है डेल्टा z अपॉन z इट इज इक्वल टू a टाइम्स डेल्टा x अपॉन x प्लस b टाइम्स डेल्टा y अपॉन y प्लस c टाइम्स डेल्टा w अपॉन w। इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, यहां भी इंटू 100, ये 100 कर दीजिए। कुल मिला के x की पावर देखिए a टाइम्स परसेंटेज एरर इन x प्लस b टाइम्स परसेंटेज एरर इन y प्लस c टाइम्स परसेंटेज एरर इन w। केवल x की पावर देखिए, y की पावर देखिए, w की पावर। अच्छा, ये पावर नेगेटिव पॉजिटिव में कैसे कोई मतलब नहीं भाई। डेल्टा x बाई x इंटू 100, डेल्टा x इज एरर इन x, तो डेल्टा x बाई x दैट इज एरर इन x अपॉन ओरिजिनल वैल्यू ऑफ x, एरर इन x अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100 दैट इज परसेंटेज एरर इन x। इसी तरह डेल्टा y बाई परसेंटेज एरर इन y, तो कुल मिला के केवल पावर देखिए परसेंटेज a टाइम्स परसेंटेज एरर इन x प्लस b टाइम्स परसेंटेज एरर इन y प्लस c टाइम्स परसेंटेज एरर इन w। दिस इज अबाउट योर एरर। इसमें एक पॉइंट बताना चाहेंगे, लेकिन ये इस कॉन्सेप्ट को नॉर्मली जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सब में एरर छोटे होते हैं, 1%, 2%, 3%, 5%, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहता है कि x में एरर है 10% की, y में एरर है 20% की और w में एरर है 20% की, ऐसे क्वेश्चंस में पहली बात देखिए नॉर्मली हम जो एरर एनालिसिस करते हैं ये एक बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन के लिए करते हैं जिसमें हम ज्यादा एरर एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। और अगर वो कोई ज्यादा एरर हो रहा है, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इसके लिए हमें ये देखना पड़ता है आप x को भी 1 मान लीजिए, y को भी 1 मान लीजिए, w को भी 1 मान लीजिए और z की वैल्यू भी मान लीजिए कि 1 आती है। अगर कोई एरर नहीं है कि इस कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं है, एरर एनालिसिस में कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब क्या करिए कि अगर हमें z की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो z की अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो बताइए z की मैक्सिमम वैल्यू कैसे आएगी। अगर हम x को 1 माने उसमें 10% की एरर है, x की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 1.1। अगर हम x को 1 माने उसमें 10% की एरर, देन इट इज मैक्सिमम वैल्यू इज 1.1। वैसे वास्तव में x की वैल्यू तो 0.9 से लेकर 1.1 के बीच में लाई करेगा, लेकिन हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो 1.1 की पावर a इंटू y कितना हो गया आपका 1.2 की पावर b। अब w को रखना है, ऐसा w रखो सजा ये वैल्यू ज्यादा आए, तो भाई w की दो वैल्यूज पॉसिबल है, 0.8 भी पॉसिबल है और 1.2 भी पॉसिबल है। 1 अगर आप वैल्यू सही वैल्यू लेते हो तो 20% एरर का मतलब 0.8 भी हो सकता है या 1.2 हो सकता है, तो हम यहां पे लेंगे 0.8 की पावर c। अगर मान लीजिए c एक ऐसा नंबर है जो ग्रेटर देन 1, तो कुल मिला के हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। अब ये देखिए मान लीजिए ये वैल्यू आ गई, सपोज ये वैल्यू आ गई 1.89, इसका मतलब z में एरर डेल्टा z अपॉन z इनटू 100 सिंपली 89 हो गया, मतलब z में 89% एरर। तो ये आपका 100% से भी ज्यादा आ सकता है किसी क्वेश्चन में, लेकिन जनरली ये आप तभी करेंगे जब आप क्वेश्चन में हिंट देखें, क्वेश्चन के आंसर में देखें कि हाँ कुछ ऐसी उसमें गड़बड़ी हो रही है, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये रहा आपका एरर एनालिसिस। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं आपके डायमेंशन एनालिसिस, सिंपली डायमेंशन एनालिसिस में। तो डायमेंशन एनालिसिस तो आप में से काफी स्टूडेंट्स को आता होगा, जैसे रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या है, वोल्टेज का डायमेंशन क्या है, तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं और डायमेंशन एनालिसिस बेस, तो हम वो क्वेश्चन डायरेक्टली अभी कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं जो रिसेंटली आए हुए हैं, जो मुझे
लगा कि नहीं ये इनको डिस्कस करना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रूट ऑफ म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। आपको इस क्वेश्चन के बारे में बता दें कि ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो रिसेंटली तकरीबन 7-8 सालों से लगातार इसी के अराउंड क्वेश्चन बन रहे हैं। मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि ये जेईई मेन में इस बार भी किसी न किसी शिफ्ट में डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये मैं कह सकता हूं बहुत अपने एक्सपीरियंस के से। देखिए रूट ऑफ म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट मेनली है क्या भाई। देखिए आपको इसके लिए मालूम होना चाहिए, ये पूछ रहा है डायमेंशन इसकी बताइए, तो इसकी डायमेंशन किस क्वांटिटी की डायमेंशन से मैच करती, ये मेनली क्वेश्चन ये है। ठीक है, ये 2025 में पूछा गया है। तो भाई देखो आपको ये मालूम होना चाहिए, अगर क्वेश्चन जल्दी करना है तो ये मालूम होना चाहिए c इज 1 बाई रूट ऑफ म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन, ये आपको मालूम होना चाहिए। उस केस में आप देखिए ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी रूट ऑफ म्यू नॉट ओवर एप्सिलॉन। तो इसमें अगर हम म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी म्यू नॉट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस विल कम आउट म्यू नॉट इनटू c। तो ये आपका म्यू नॉट इनटू c आ गया। अब आप थोड़ा सा फटाफट क्वेश्चन कोशिश करिए कि कौन सी क्वांटिटी है इसको आइडेंटिफाई करना है। तो आप ये देखिए म्यू नॉट कैसे मिलेगा। आई थिंक आपको ये फॉर्मूला याद रहता है, v इज इक्वल टू म्यू नॉट n n होते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो देयरफॉर म्यू नॉट हो जाएगा v अपॉन ni इनटू c। ओके, डायमेंशन इसकी जो डायमेंशन होगी इसकी डायमेंशन तो सेम, c यहां ध्यान रखिएगा स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, अब ये देखिए यहां से हम ये भी मालूम है f इज इक्वल टू qvb, ये भी मालूम है v इज f अपॉन qv, f अपॉन qv इनटू n इनटू i इनटू c। तो c भी स्पीड ऑफ लाइट है, ये भी स्पीड है, तो डायमेंशन एनालिसिस कर रहे हैं तो ये सिंपली हो गया f अपॉन q इनटू n इनटू i। अब आप ध्यान दो कि ये होते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो वास्तव में इसकी डायमेंशन फोर्स इनटू लेंथ हो गया अपॉन ये q इनटू i, तो यहां से q इनटू i। अब ये देखिए Fn हो गया वर्क डन पर मिनट चार्ज। आपको मालूम है वर्क डन पर मिनट चार्ज ये वोल्टेज की डायमेंशन होती है, वोल्टेज अपॉन i, तो डेफिनेटली ये रेजिस्टेंस हो गया। तो ये एक क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, और मैं बहुत श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि आपको ये अगर हो सके तो ये आप दिमाग पे रखिए कि रूट ऑफ म्यू नॉट ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये बेसिकली इसकी डायमेंशन और रेजिस्टेंस की डायमेंशन सेम है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा एक चीज और बता देते हैं, रूट ऑफ म्यू नॉट ओवर एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन चलो रेजिस्टेंस की डायमेंशन हो गई, बट इसको किसी और फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज आल्सो इक्वल टू म्यू नॉट इनटू c, और इसमें ऐसा करो एप्सिलॉन नॉट से नीचे मल्टीप्लाई करो, एप्सिलॉन नॉट से ऊपर मल्टीप्लाई करो, तो दिस विल कम आउट इट इज एप्सिलॉन नॉट, इट इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट c। तो इस तरह का आ जाएगा, मींस इसकी भी जो डायमेंशन है वो भी रेजिस्टेंस की डायमेंशन होती है, इसकी जो डायमेंशन ये भी रेजिस्टेंस, और इसकी भी डायमेंशन रेजिस्टेंस। ये 2015 में जेईई एडवांस से क्वेश्चन पूछा था, उसी पे बेस जेईई नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन बना रहा है, तो बी केयरफुल फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब देखिए यहां पे कह रहा है रिपोर्ट द वैल्यू ऑफ y वी शुड राइट। भाई ये लिखा हुआ है y की वैल्यू 32.3 into 1.25 upon 27.4 है, where all the digits are significant, then to report the value of y। तो भाई देख लो इसमें 3 significant digit है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, अल्टीमेटली आंसर किसमें करना है, आंसर इज ओनली इन 3 significant digits। तो 3 significant digits किसमें इन्वॉल्व है, 1330, तो दिस इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब ये देखिए ये 2025 में क्वेश्चन पूछा गया।
इसमें मैथ मैट्रिक्स के क्वेश्चन में बहुत पहले क्वेश्चन करने के पहले थोड़ा सा ऑप्शंस पे भी जरा सा देख लेना चाहिए एक जगह कि बेसिकली हमें क्या करना है। अच्छा देखिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है दैट इज वोल्टेज ईएमएफ, तो ये डेफिनेटली होगा W अपॉन Q। तो W बाई Q, तो W है ml स्क्वायर t रेज पावर माइनस 2, Q is A into T। This will come out ml square t की पावर माइनस 3 a की पावर माइनस 1। इसकी ये डायरेक्शन हो गई। तो अब देखिए ml स्क्वायर t रेज पावर माइनस 3 a रेज पावर माइनस 1 किस में है, तो d is attached with 2, d2 से अटैच हो गया। चलो सर लेटेंट हीट का देखते हैं। तो लेटेंट हीट आपको मालूम है Q is equal to ml, L हो जाएगा Q by n। तो ये हो गया ml स्क्वायर t रेज पावर माइनस 2 अपॉन n। तो दिस विल कम आउट l स्क्वायर t की पावर माइनस 2। तो लेटेंट हीट का b is attached with 1। ऑप्शन अब देखते हैं क्या अभी हमें और सॉल्व करने की जरूरत है। d is attached to 2 and b is attached with 1। b is attached with 1, option is c। तो c ऑप्शन हो गया। इस तरह से आपने देखा कि ये भी आपने कर लिया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये कह रहा है मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ वायर। तो डेंसिटी क्या होगा, मास अपॉन वायर का वॉल्यूम दैट इज पाई आर स्क्वायर एल। तो डेल्टा रो अपॉन रो इनटू 100, इट इज परसेंटेज एरर। दिस इज डेल्टा m अपॉन m इनटू 100 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा r अपॉन r इनटू 100 प्लस डेल्टा l अपॉन l इनटू 100। मेनली है क्या, सिंपली यहाँ पे आपको मैंने बताया था सबकी पावर से क्यों मतलब होता है, कांस्टेंट टर्म्स कोई मतलब n की पावर 1 है, r की पावर 2 है, l की पावर भी 1 है। तो परसेंटेज एरर इन मास प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन रेडियस प्लस परसेंटेज एरर इन लेंथ। तो आप आराम से देखिए परसेंटेज एरर इन मास 0.003 अपॉन 0.6 into 100, this will come out 0.3 अपॉन 0.6 प्लस ये इसको 100 से मल्टीप्लाई करिए, दिस विल 1 अपॉन 0.5 into 2 प्लस डेल्टा एल, इसको 100 से मल्टीप्लाई करिए तो दिस विल 5 अपॉन 10। तो ये अल्टीमेटली कितना आ गया 1/2, इट इज 1/2.5 यहाँ पे आ गया एंड दिस विल कम आउट 4 और ये आ जाएगा 0.5। तो 4 प्लस तो दिस विल कम आउट 6%। तो 6 यहाँ पे आपका देखिए कहीं कोई मिस्टेक हुई होगी, यही सब कैलकुलेशन में आपको ध्यान देना पड़ता है। इट इज 0.3 अपॉन 0.6 प्लस it is 1 upon 0.5. So this will come out 2 into 2 4 and this is 5/10. 5/10 it is 1/2. 1/2. So 1/2 ये हो गया, so this is 0.5. Yes, answer is 5. देखिए अपनी कैलकुलेशन हम लोग करने के बाद भी आंसर गलत कर रहे हैं। ये कंसंट्रेशन लैप्सेस के कारण किसी भी स्टूडेंट से या किसी से भी हो सकता है। तो ये सब थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है, इसलिए एग्जाम में आपका फोकस बहुत अच्छा होना चाहिए। आंसर इज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, इट इज वेरी गुड क्वेश्चन। ये A to 10 is for B, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। किसी भी नंबर को इस तरह से लिखा है, जैसे आपको लिखना है 5400 या 54,350, तो कहा जाता है इसको आप रैदर इस तरह लिखिए 5.4350 into 10 raised power 4। इस तरह से लिखने का ये साइंटिफिक वे है लिखने का। अब ये कह रहा है ऑर्डर ऑफ दिस क्वांटिटी, ये
इसका एक रूल होता है जो एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है कि अगर इसका केवल ऑर्डर बताना है, तो अगर ये नंबर 5 से बड़ा है, ये वाला नंबर, वैसे ये नंबर 1 to 10 के बीच में कुछ भी हो सकता है, 1 से ज्यादा 10 से कम कुछ भी हो सकता है, तो इसको साइंटिफिक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। लेकिन कहता है कि नहीं, इसको केवल हमें ये बताओ कि ये इक्वल टू 10 की पावर क्या, तो वी कैन राइट इट इज 10 रेज़ पावर 5। मींस ये नंबर अगर 5 या 5 से बड़ा है, उस केस में हम इसको सीधे सीधे इसकी एक पावर बढ़ा सकते हैं। तो देखो, बीस in expression this b is order of magnitude for a less than 5. yes it is correct, ये पॉइंट आपका एकदम करेक्ट है, तो ये आपका एकदम करेक्ट है, यू कैन राइट दिस। तो ये ऑप्शन हो गया। यहां पे ये ध्यान रखना है, ये नंबर 1 से कम होना चाहिए, सॉरी 5 से कम होना चाहिए, 5 से ज्यादा ये नहीं होना चाहिए, ये पॉइंट थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। अगर ये 5 से ज्यादा है तो सिंपली यहाँ पे और बढ़ा के, अगर केवल ऑर्डर, जैसे मान लीजिए फिर से हम बता देते हैं, मान लीजिए नंबर है 2 into 10 raised power 5, तो इसका ऑर्डर पूछे तो सिंपली आप लिख दीजिए 10 raised power 5 ऑर्डर ऑफ द क्वांटिटी। बट अगर एक नंबर 7 into 10 raised power 6 है, तो इसका ऑर्डर सिंपली 10 raised power 7 है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा अगर केवल ऑर्डर पूछ रहा है। अदरवाइज तो सही है कि ये नंबर होना चाहिए 1 to 10 के बीच में कुछ भी होना चाहिए। तो इसलिए साइंटिफिक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन वो कह रहे नहीं मुझे इससे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल ऑर्डर ऑफ द नंबर चाहिए, मतलब 10 की पावर क्या होना चाहिए। तो वो आप अगर ये 5 से बड़ा है तो आप सिंपली 10 की पावर 5 लीजिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है, बी इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ये देखिए जी में 2024 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। This is very interesting question. ये कहता है एसएसएल रीजन के लिए क्वेश्चन आते हैं, 2022 में पूछा गया। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप डिपेंड्स ऑन सरफेस टेंशन S and its if density of the liquid is rho and radius of the drop is r, then T is dimensionally correct, but where A is dimensionless। मतलब ये चेक करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, और क्वेश्चन में दे रहा है कि इज डायमेंशनलेस। तो ये आपको क्वेश्चन में दे रहा है कि के इज डायमेंशनलेस, तो आपको ठीक है, देखते हैं चेक करते हैं डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो भाई टी रो के रो आर क्यूब अपॉन एस की पावर 3/2। तो आप ये देखो, डेंसिटी को अगर तुम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो, भाई आर क्यूब डायमेंशनली वॉल्यूम है, तो अगर डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बेसिकली मास हो गया। और ये सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स की पावर 3/2 लेंथ की पावर 3/2, ये बात आ गई। अब अगर हम डायमेंशंस रख देते हैं, ये तो कह रहा है कि डायमेंशनलेस है, ठीक है कोई बात नहीं। m यहाँ पे l की पावर 3/2, m की पावर 1/2, l की पावर 3/4, f है m l e raised power -2 raised to the power 3/2। तो ये अल्टीमेटली हो गया m की पावर 1/2 minus 3/4। तो 1/2 minus 3/4 it is minus 1/4। L की पावर it is minus 3/4 and T की पावर it is T की पावर 3। ऑब्वियसली ये टाइम का डायमेंशन नहीं है, तो ये कह रहा है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, तो ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। फिर से देख लीजिए, रो डेंसिटी है, आर लेंथ है, लेंथ का क्यूब वॉल्यूम हो जाएगा, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हमें मालूम है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम दिस इज मास, तो मास मैंने लिख दिया। सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स की डायमेंशन लिख दो। अगर सॉरी यहाँ पे पावर हम 3/2 नहीं, पावर 3/4 करना चाहिए, वी हैव डन मिस्टेक, ठीक है कोई बात नहीं।
तो यहां पे कितना हो गया, m की पावर -1/4 एंड l की पावर 3/4 तो बटे l की पावर 0 एंड t की पावर -3 ऊपर जाएगा t की पावर 3/2। तो ये डेफिनेटली इसका टाइम का डायमेंशन नहीं है, इसलिए ये अल्टीमेटली ये क्वांटिटी टाइम पीरियड रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। तो आपको थोड़ा ध्यान से इसको करना है, ध्यान से भाई। देखिए यहाँ पे f की पावर 3/2 साथ में अंडर रूट भी, देखिए हम भी जल्दीबाजी में 3/2 अंडर रूट भी है तो अंडर रूट का केयर नहीं कर रहे, बट इट शुड बी पावर 3/4 क्योंकि भाई 3/2 तो अंडर रूट के अंदर है ना, पावर 1/2 हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा। यू कैन जस्ट चेक। तो ये डायमेंशनली करेक्ट है, ये स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। Using dimensionals we get RHS having different dimension than that of time period। ये सही बात है कि ये लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड का डायमेंशन और लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन सेम नहीं है। Therefore इसका क्या कौन सा ऑप्शन हो गया, A is false but R is true, ऑप्शन is D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए कहता है वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है इन टू सिस्टम ऑफ यूनिट्स 1 and 2 and are related at v2 is n/m² v1 and a2 is a1/mn respectively। Here m and n are constants। The relation for distance and time in two system respectively are। भाई बहुत आसान है, ऑप्शंस को देखिए। ये भाई देखिए अगर हम L1/T1 कर दें, L1/T1 यहां हम लोग कर लेते हैं L1/T1 तो ये डेफिनेटली V1 हो जाएगा, और L2/T2 करें तो ये डेफिनेटली V2 होगा। तो चेक करते हैं, अगर हम इसको इस टर्म को और इस टर्म को डिवाइड करें तो n3/n3 this divided by n²/n, this is L1/T1, this is equal to L2/T2, L2/T2 तो V2 हो गया, this is V1 और ये फाइनली आ जाएगा it is n cube/n² n और ऊपर ये हो जाएगा n/m²। तो ये आपका आ रहा है n/m² v1। यस ये गिवन है, तो इसका मतलब ये रिलेशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ऑब्वियसली ये आंसर हो गया। और अगर आप चेक करना चाहते हैं तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन को भी एक्सेलरेशन l/t² हो जाएगा। अगर आप चेक करना चाहेंगे एक्सेलरेशन को तो उसको ऐसे करिएगा L1/T1², this is A1 and L2/T2², this is A2। इस तरह से चेक करेंगे, फिर ये भी यही वाला ऑप्शन आएगा। तो यू कैन चेक द आंसर A इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है कि x की पावर अल्फा ये पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, x की पावर बीटा ये स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन x की पावर p है। तो देखिए यहां पे सारे टर्म पोजीशन लिख लीजिए, पोजीशन इज x की पावर अल्फा, ये x की पावर अल्फा हम देख लें, दिस इज पोजीशन एंड स्पीड x की पावर बीटा एंड एक्सेलरेशन इट इज x की पावर p and your linear momentum mv, this is x की पावर q and force it is x की पावर r। ठीक है, तो आप एक बार ये देखो, अगर हम फोर्स को एक्सेलरेशन से डिवाइड कर दें, ओके
डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन, तो ये मास आ जाएगा। और ये देखिए mv है और यहाँ स्पीड भी है। mv को अगर हम v से डिवाइड कर दें तो ये भी मास आ जाएगा। तो इट इज x की पावर r माइनस p इज इक्वल टू x की पावर q माइनस बीटा। So therefore r minus p is equal to what? q minus beta। तो यहां से हो गया r plus beta is p plus q। r plus beta is p plus q, ये ऑप्शन सही हो गया। लेकिन ये मल्टीपल चॉइस है, इसमें और भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। अल्फास का कोई हमने यूज नहीं किया, पोजीशन x की पावर अल्फा का भी यूज करना है। आप एक बार देखो कि यहां पे अगर हम ये स्पीड है और ये एक्सेलरेशन है, ठीक है, और ये पोजीशन, स्पीड और एक्सेलरेशन और ये mv का टर्म है, दिस इज mv टर्म एंड दिस इज फोर्स टर्म, ओके। अब यहां से हम P और अल्फा का इन्वॉल्वमेंट बेसिकली अब करना चाहते हैं, तो ठीक है। ये देखिए पोजीशन अपॉन टाइम, दिस विल बी स्पीड। क्या हमें स्पीड टाइम कहीं से मिल सकता है? यस, टाइम मिल सकता है अगर हम v को a से डिवाइड कर दें, v by a, स्पीड अपॉन एक्सेलरेशन v by t होता है, तो ये इससे टाइम आ जाएगा। तो यहां पे आप देखो तो दिस विल बी इक्वल टू v by a का मतलब हो गया x रेज पावर बीटा माइनस p, ये टाइम हो गया, ठीक है। अब ये बताओ अगर हम पोजीशन को टाइम से डिवाइड कर दें तो स्पीड आनी चाहिए। तो पोजीशन x रेज पावर अल्फा, तो यू कैन डू इट, यहां से आप इसको कर सकते हो। तो अगर हमें पोजीशन को, ये टाइम है और वो पोजीशन है x रेज पावर अल्फा माइनस बीटा प्लस p, दिस इज योर स्पीड, दैट इज x रेज पावर बीटा। तो यहां से मेरे क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस p, इट इज 2 बीटा। यू गॉट दिस रिलेशन आल्सो, तो ये भी रिलेशन आ गया, तो ये दो रिलेशन है। और आप चेक कर लीजिएगा वो ऑप्शंस नहीं आएंगे। तो मिला के यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो। आप ये देखो कि फोर्स अपॉन, भाई हमने देखा क्या, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? मास। और फिर हमने देखा मोमेंटम अपॉन स्पीड, ये भी क्या हो जाएगा? मास। दोनों को कंपेयर करा दिया। फिर हमने कहा यार अल्फा तो यूज ही नहीं हुआ, अल्फा के लिए क्या करें? हमें क्या करना था? अगर हम स्पीड को, ये स्पीड का टर्म और एक्सेलरेशन, इससे हम टाइम अचीव करें और फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दो, स्पीड हो जाएगा। तो हमने क्या किया? v को a से डिवाइड किया, v by a, टाइम का टर्म आएगा, तो इससे ये x रेज पावर बीटा माइनस p हो गया। और फिर ये जो टाइम का टर्म है इसको पोजीशन से डिवाइड कर दो, तो स्पीड आएगा। स्पीड के लिए ऑलरेडी आपके पास एक्सप्रेशन है, देन यूज इट। इस तरह करके ये जे एडवांस क्वेश्चन था, तो डेफिनेटली ये लोग थोड़ा सा वर्कआउट कराते हैं। और जे एडवांस के जो क्वेश्चंस होते हैं, जे मेन भी उसी का कुछ पार्ट लेके अपना क्वेश्चन बनाता रहता है, इसलिए कुछ पार्ट कुछ केसेस में उनको क्वेश्चन भी यूजफुल होते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं Q is given, Q is related to observable value A, B and C and D। A given है, B given है, C given है और D given है। Then percentage error in Q, ये बहुत ही आसान है, सीधी सी बात। परसेंटेज एरर इन A प्लस 4 टाइम परसेंटेज एरर इन B प्लस परसेंटेज एरर इन C प्लस परसेंटेज एरर इन D। तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे, हमने आपको बताया है। यहाँ केवल पावर से मतलब रखिए, परसेंटेज एरर इन A into 1 प्लस 4 टाइम्स परसेंटेज एरर इन B प्लस 1 टाइम्स परसेंटेज एरर इन C प्लस 1 टाइम्स परसेंटेज एरर इन D। ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। चलिए आगे चलते हैं।
दिस इज इंटरेस्टिंग वन। ओके, यहां पे कह रहे हैं द परसेंटेज एरर फाउंड इन वाई M, R, L and G are 18, 1.54 and P respectively. Then find the value of. Okay, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे साफ पता चल रहा है डेल्टा y अपॉन y इंटू 100 ये हो जाएगा 2 टाइम्स डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 प्लस 4 टाइम्स पावर नेगेटिव, उससे कोई मतलब नहीं होगा, डेल्टा r अपॉन r इंटू 100 और x टाइम्स डेल्टा g अपॉन g इंटू 100 प्लस 3/2 टाइम्स डेल्टा l अपॉन l इंटू 100। ये हो गया डेल्टा y अपॉन y इंटू 100। 18 गिवन है, दिस इज गिवन एज 18। अब मास पे परसेंटेज एरर गिवन है 1, इट इज 2 into 1 2 प्लस फिर r में एरर गिवन है 0.5, इट इज 4 into 0.5, दिस इज 2 प्लस इट इज g में r के बाद फिर l में गिवन है, l में गिवन है इट इज 4, तो 4 into 3/2, 4 into 3/2 ये हो जाएगा 6। अच्छा, और G में एरर गिवन है P, तो P प्लस P, दिस इज P। ओके, तो ये हो गया 2 2 4 6 10, ये 8 हो गया, 8 इज व्हाट। अच्छा, यहाँ पे G की पावर x है, तो x टाइम्स P, x टाइम्स P हो गया 8। ध्यान से देखिए y में एरर गिवन है 18, मास में गिवन है 1 परसेंटेज एरर, रेडियस में परसेंटेज एरर 0.5, लेंथ में परसेंटेज एरर 4 और g में परसेंटेज एरर p। तो देखिए यहां पावर x है, x टाइम्स परसेंटेज एरर इन g, x टाइम्स p, तो ये 18 हो गया। तो अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें, क्योंकि थोड़ा सा ऑर्डर चेंज किया था इन्होंने। यहां पे g पहले दिया, l बाद में, यहां पे l पहले दिया, g बाद में, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है यहाँ पे। xp is 8, अब आप चेक कर लो, xp is 8, x और p की वैल्यूज पूछ रहा है। ये x, अगर ये x मान ले, ये p मान ले, तो 5 into 2 10 हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। 4 into 3 12 नहीं होगा, 8 into 2 16 नहीं होगा, 16/3 into 3/2, this will become 8। तो therefore ये आपका सही है, तो ये ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। This is very interesting question. Electronic charge E, electron mass m, and speed of light in vacuum is c, and Planck's constant h are taken as fundamental quantities. The permeability of vacuum is mu naught. Can be expressed. कुल मिला के mu naught को रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, इसमें किस पे रिप्रेजेंट कर रहा है? h, c, m and e। तो ठीक है, mu naught को मान लो h की पावर a, m की पावर b, c की पावर सपोज इसको कोई और सिंबल ले लो k, एंड e की पावर यू कैन टेक इट e की पावर सपोज f, ऐसे ले लेते हैं। अब म्यू नॉट की डायमेंशन देखो, म्यू नॉट देखो क्या होगा, b इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट ni। अभी आपने म्यू नॉट की डायमेंशन लिखी थी, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से देख लीजिए। तो म्यू नॉट हो जाएगा b अपॉन ni। अच्छा, f इज इक्वल टू qv होता है, उसको भी यूज कर लीजिए, f अपॉन qv इंटू n इंटू i। तो सिंपली अब इसको डायमेंशन रखिए, m l t की पावर -2 और i को, सॉरी q को हम लेंगे i इंटू t, इट इज I इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस हो जाएगा, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, v इंटू टी, लेंथ हो गया, और ये नंबर ऑफ ट्रांसपेरेंट लेंथ हो गई, नंबर ऑफ ट्रांसपेरेंट लेंथ की डायमेंशन l रेज़ पावर -1, और यहाँ पे l आ रहा है, तो देयरफॉर ये अल्टीमेटली हो गया ml t रेज़ पावर -2 a रेज़ पावर -2, ये ठीक है। अब आराम से इसको यहाँ पे रख दीजिए, m l t रेज़ पावर -2 a
raised for -2, फ्रीक्वेंसी e raised for -1। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन हो गई ml स्क्वायर t की पावर -1। तो ये हो गया ml स्क्वायर t की पावर -1। दिस raised for a n की पावर b c lt raised for -1। this raised for a e charge q is definitely I into t, a into t, इसकी पावर f। अब थोड़ा सा सब m की पावर कंपेयर कर दो, l की पावर कंपेयर कर दो, t की पावर कंपेयर करो, a की पावर कंपेयर करो। तो देखिए m की पावर हम देखें तो a प्लस b, दिस इज 1, यहाँ m की पावर a आएगा, यहाँ b, a प्लस b इज 1, एंड l की पावर कंपेयर करें तो 2a, it is 2a plus k, this is your 1, ये 1 हो गया, एंड t की पावर कंपेयर करें तो माइनस k प्लस f, माइनस k प्लस f, दिस इज -2। अब फटाफट इससे आप चेक कर सकते हो कि क्या वैल्यूज आती है। तो आप ये देखो, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो ये आ जाएगा a प्लस f इज योर, अच्छा यहाँ पे हमने mlt की पावर कंपेयर कर लिया, a की पावर भी चेक करने यूज करने को बचा है, a की पावर भी आप यूज कर लीजिए पहले। यस, इट इज -2, यहाँ पे a की पावर क्या है, a की पावर f है, यहाँ इसका मतलब f सीधे आ गया, f इज -2, f तो सीधे -2 आ गया, f को यहाँ -2 रखो तो -a -k, दिस इज 0, 2a plus k is 1, इनको जो ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करने पे आ जाएगा a is 1, a जब 1 आ गया then b is definitely 0, a is 1 and b is definitely 0, f भी आ गया, और अगर हम k देखें it will come out, it is 2 plus k is 1, it is -1। तो सीधी सी बात h की पावर कितना आ रहा है 1, और m की पावर 0, और c की पावर -1 एंड e की पावर -2। तो देयरफॉर ये आपका ऑप्शन हो गया सी। भाई यहाँ पे डेफिनेटली b 0 आ रहा है, तो मतलब m का कोई टर्म नहीं है, यहाँ पे m का कोई टर्म नहीं, सारे में m के टर्म्स हैं, तो देयरफॉर यू कैन चेक कि ये आपका सी पार्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से आपने देखिए बेसिकली क्या किया, म्यू नॉट, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ता है, और आप टाइम देने से मत घबराइए, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका सही हो रहा है। तो अगर आप सही प्रोसेस से चल रहे हो, तो अगर थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका सही होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इस तरह से ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये फिर से वही वाला है, पावर का परसेंटेज एरर वाली बात है। तो 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन x प्लस 3/2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन y, 2/5 टाइम्स परसेंटेज एरर इन z। तो वही देखिए, ये पूछ रहा है मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर, चाहे फ्रैक्शनल हो चाहे परसेंटेज, दोनों बेसिकली सेम बातें हैं। तो ये मेनली आपका सेम है, ये क्वेश्चन आप कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। यस, ये देखिए कह रहा है कि एनर्जी E, मोमेंटम P of a moving body of mass m are related by some equation. Given that c represent the speed of light, identify the correct statement, correct equation। ठीक है, कुल मिला के ये डायमेंशनली करेक्ट होने की बात कर रहा है। तो देखिए आपको ये मालूम होना चाहिए, एनर्जी और मोमेंटम, अगर हम मोमेंटम को फिर से स्पीड से मल्टीप्लाई करें, इसका डायमेंशन एनर्जी का डायमेंशन सेम होगा, इसका मतलब P इंटू C का डायमेंशन और E का डायमेंशन सेम है। और आपको मालूम है आइंस्टीन की इतनी पॉपुलर इक्वेशन है E इज इक्वल टू mc², इससे मालूम ये भी डायमेंशन से। अब ध्यान से देखो, इस पे E² का डायमेंशन
किससे मिलेगा? तो ई स्क्वायर का डायमेंशन पी स्क्वायर सी स्क्वायर और एम स्क्वायर सी रेज पावर 4। क्यों? एम सी स्क्वायर का डायमेंशन ई का ही होता है और ई का डायमेंशन पी सी ही है। इट इज पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस, देयरफॉर दिस ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये डायमेंशन एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन थे। इनको थोड़ा सा आपको देखिए क्या चीजें हेल्प कर रही थी, कितनी जल्दी आप देख रहे थे कि भाई कैटेगरी क्या होती है, हाफ एम पी स्क्वायर, तो एम पी इंटू वी टाइप का ही टर्म होना चाहिए, तो पी इंटू सी, सी भी स्पीड ही है इस तरह, एंड ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, द डायमेंशन ऑफ ए बी सी अपॉन डी, ध्यान से देखिए, एक्स है पोजीशन, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। ये बताओ अगर ये पोजीशन है तो ये भी पोजीशन ही होगी, ये भी ओवरऑल टर्म पोजीशन होगा, ये भी ओवरऑल टर्म पोजीशन। तो डी की डायमेंशन लेंथ की डायमेंशन होगी, इवन ए की डायमेंशन भी लेंथ की डायमेंशन होगी। क्यों? सीधी सी बात, साइन टी, साइन 30, साइन 45 ये नंबर है, डायमेंशन लेस है। ए साइन टी, तो ये पोजीशन होना चाहिए, A must be position, A की डायमेंशन भी L। अच्छा, B की डायमेंशन की बात करें तो अरे B की डायमेंशन क्या, ये भी तो cos स्क्वायर D, ये भी तो एक नंबर ही आएगा, तो B की डायमेंशन भी लेंथ की डायमेंशन हो गई। फिर CT स्क्वायर की डायमेंशन भी लेंथ की डायमेंशन, तो CT स्क्वायर हैव डायमेंशन एज लेंथ, इट इज एज लेंथ, ये लेंथ हो गया। अच्छा, यहां पे t टाइप गिवन है, तो c की डायमेंशन कितनी हो गई, l t रेज पावर -2। अब देखिए जो आंसर क्वेश्चन कह रहा है उस पे आ जाइए, कह रहा है a b c अपॉन d, a b c तीनों को मल्टीप्लाई करिए, a b c अपॉन d कितना हो जाएगा, a b c l क्यूब इंटू t रेज पावर -2 अपॉन D is L, ये डेफिनेटली L square T raised power -2, तो which option? This is correct। तो इस तरह से आपने ये देख लिया। Next, this is very interesting question, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ये देखिए इमीडिएटली है क्या, ये 2007 में जेईई में पूछा गया था। कह रहा है यहाँ पे क्वांटिटीज गिवन है और यहाँ पे यूनिट्स गिवन है, ये मैच कराना है क्वांटिटीज से यूनिट्स। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इन सब चीजों में आपका जो कॉमन सेंस है वो बहुत काम करता है। एक वो बताइए, GME/MS कह रहा है, तो ये बताओ आपको Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर फोर्स होता है, ये हर किसी को मालूम है। तो Gm1m2 की डायमेंशन F इंटू आर स्क्वायर होगा, F इंटू आर स्क्वायर। तो ये बताओ F क्या होता है, अगर F इंटू फोर्स इंटू लेंथ देखें तो वर्क डन होगा, तो ये वर्क डन इंटू लेंथ हो जाएगा, वर्क डन इंटू लेंथ टाइप की बात है। तो ये अगर देखा जाए kg मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर, A आपका Q से अटैच हो गया, ठीक है। अच्छा, और ये देखते हैं कि कोई इसमें और तो नहीं, क्योंकि मल्टीपल मैच है, तो वोल्ट कूलम मीटर देखते हैं क्या है। वोल्ट का मतलब होता है W/Q, वर्क डन पर मिनट चार्ज, दैट इज वोल्ट इनटू कूलम इनटू मीटर इज लेंथ। तो डेफिनेटली ये W इंटू L हो गया, यहाँ भी W इंटू L है, इसका मतलब ये दोनों सेम चीजें, ये बोथ आर सेम बेसिकली, ये A, P और Q दोनों से अटैच हो गए। अच्छा, अब ये 3RT/N कह रहा है, हर स्टूडेंट को मालूम है PV होता है nRT और N होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू RT, PV अपॉन M हो गया, PV अपॉन M इज RT अपॉन कैपिटल M। ये बताओ PV तो क्या, एनर्जी की डायमेंशन अपॉन मास, एनर्जी मींस ml स्क्वायर T रेज पावर -2 अपॉन M, तो ये हो गया L स्क्वायर T रेज पावर
मींस मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, तो 3RT/m ये टर्म हो गया। ठीक है भाई, और भी देख लेते हैं जरा फैरेड वोल्ट स्क्वायर पर केजी, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो फैरेड में फैरेड इट इज फैरेड वोल्ट स्क्वायर पर केजी। ठीक है, पर केजी, पर केजी देखते हैं। तो आप ये देखो Q इज इक्वल टू CV होता है, Q इज इक्वल टू CV, तो C हो जाएगा Q/V, इट इज Q/V, Q/V इंटू V स्क्वायर पर केजी, ये हो गया। अब देखो इससे Q इंटू V आ रहा है, Q इंटू V पर केजी, Q इंटू V, V कितना है, V है W/Q, तो V तो होता है W/Q, तो इसी को हम लिख सकते हैं इट इज W/Q, V को हमने लिखा तो ये W/kg आ गया। और W वर्क डन पर यूनिट मास, वर्क डन पर यूनिट मास क्या होगा, मीटर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब यही है ये। तो ये भी सेम बात है, ये और ये दोनों एक ही बात है, इसलिए V अगर R से अटैच हो रहा है, S से भी अटैच होगा, R और S दोनों से अटैच होगा, ये दोनों सेम बात है। F/QP हमें मालूम है F होता है QPV, तो F/QP ये स्पीड का स्क्वायर होगा, ये स्पीड का स्क्वायर यही है, ये भी स्पीड का स्क्वायर है, तो ये भी R और S दोनों से अटैच होगा। Gme/RE स्क्वायर एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसको ये RE से मल्टीप्लाई किया, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर कब होता, जब ये Gme/RE स्क्वायर होता, इसको RE से मल्टीप्लाई करो, RE मतलब लेंथ है, तो लेंथ का मतलब क्या, मीटर, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अल्टीमेटली ये भी यही है, इसका मतलब ये BCD तीनों RS से अटैच हो जाएंगे, ये दोनों सेम क्वांटिटी, ये दोनों भी सेम क्वांटिटी। तो इस तरह से इन्होंने एक क्वेश्चन दिया था। चलिए हमने आपको ये कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं एज ए प्रॉब्लम, आप होमवर्क की तरह दे रहे हैं कि आप इसको देख सकते हो, तो वो क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे, रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको इसमें ही इस लेक्चर में मिलेंगे, तो वो आप होमवर्क की तरह अटेंड कर सकते हो। बस इतने, कुल मिला के देखिए हमने क्या देखा, डायमेंशन एनालिसिस बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया, खासकर उसमें म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट, इस तरह के जो टर्म आते हैं। और ये देखिए क्वेश्चन जिसमें बचना एक ही टर्म, एक ही मीटर पर सेकंड स्क्वायर और फैरेड वोल्ट स्क्वायर पर केजी, दोनों एक ही को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह के मल्टीपल मैच वाले जो क्वेश्चन होते हैं जो जेईई में आए हुए हैं, तो ये कुछ हेल्पफुल है, ये हमने आपको ग्लिम्स दिए कि देखिए कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। आज बस इतने रखते हैं, नेक्स्ट टाइम हम लोग काइनेटिक्स चैप्टर पे क्वेश्चंस करेंगे, 25 से 30 क्वेश्चन बस करेंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे। यू विल हैव अ वेरी गुड आइडिया किस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और आपको क्विक आपका एक रिवीजन हो सकता है। ओके, थैंक यू।